नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बता दें। गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए दर्शक दीर्घा की पहली लाइन में इस बार कई श्रमिकों को विशेष तौर पर आमंत्रित कर बिठाया गया था। सेंट्रल विस्टा परियोजना में निर्माण कार्य और इंडिया गेट के आसपास और कर्तव्य पथ के रखरखाव गतिविधियों में लगे कई श्रमिकों और मजदूरों को परेड में भाग लेने के लिए विशेष पास प्रदान किए गए थे। इनमें से एक पेशे से माली सुखनंदन भी थे। शुभनंदन पीएम मोदी को पास से देखकर काफी खुश हुए लेकिन उन्होंने पीएम से अब एक खास अपील की है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के रहने वाले नंदन ने प्रधानमंत्री मोदी से बाड़ी के करीब जाकर हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिससे वो काफी खुश हुए। और 44 वर्षीय माली ने कहा कि मैं समारोह का हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मेरे आखिरी ठेकेदार ने 44 दिनों के काम के लिए मजदूरी देने से इनकार कर दिया। कृपया मेरी मजदूरी को जरूर दिलवा दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही। यहाँ भी राहुल गांधी जमीन पर कई किलोमीटर चल एक बड़ा जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इस वजह से यात्री को बीच में ही रोक दिया गया। और आपको बता दें कि खुद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विवाद पर नाराजगी जाहिर की। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया कि सरकार को बेहतर सुरक्षा इंतजाम देने चाहिए थे। पीएम मोदी डॉक्यूमेंट्री विवाद बढ़ता जा रहा है। एसएफआई विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग चाहते हैं, लेकिन एबीवीपी विंग के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। जेएनयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश के अलग अलग राज्यों में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मामले में दोनों विंग के छात्र आमने सामने हैं। इस बीच हिंदू सेना ने भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। हिंदू सेना की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने देश के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा और केंद्र सरकार से भारत में बीबीसी पर बैन लगाने की मांग की है। रैपिड रेल का इंतजार गाजियाबाद के लोग बेसब्री से कर रहे हैं। इसके चलने से लोगों का सफर आसान हो जाएगा, साथ ही लोगों के समय की बचत होगी। करीब 82 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक किया जा रहा। साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे पहले चरण में निर्माण कार्य एनसीईआरटी द्वारा तेजी से किया जा रहा है और अब इसका काम अपने अंतिम चरण में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। इस बार आम बजट में सभी वर्गों को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार आम बजट में देश के वेतनभोगियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस बात की चर्चा है कि सरकार वेतनभोगियों को 80C के तहत होने वाले निवेश पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ा सकती है। वेतनभोगी वर्ग के लिए धारा 80C टैक्स बचाने का सबसे अहम सेक्शन होता है। इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलना तय है। अभी धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपये। ऐसी चर्चा है कि बजट 2023 में धारा 80C के तहत सरकार डी सेक्शन लिमिटेड बढ़ाकर 2 लाख रुपए सालाना कर सकती है। देश में अभी लोकसभा चुनाव हो लेकिन किसकी सरकार बनेगी, एनडीए को कितनी सीट मिलेगी और यूपीए को कितनी सीट मिलेगी, सफलता मिलेगी, ऐसी कई सवालों के जवाब एक ताजा सर्वे में देने की कोशिश की गई। इंडिया टुडे सीट वोटर ने देश का मूड भांपने के लिए एक सर्वे किया। सर्वे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जनता की राय सामने आई। सर्वे में जहां आपके लिए खुशखबरी है तो उम्मीद है कि विपरीत नेताजी भी हैं। यूं तो केजरीवाल को लेकर सर्वे में कोई सीधा सवाल नहीं किया गया था, लेकिन अलग अलग 3 जवाबों में जनता उनके नाम होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिन चर्चाओं में बने हुए। उन पर अंधविश्वास से लेकर जादू टोने तक के आरोप लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि उन पर भगवान का आशीर्वाद है। लगातार सुर्खियों में बने रहने की वजह से लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानना चाह रहे हैं। लोग उनकी शादी के बारे में भी जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर मशहूर कथावाचक जया किशोरी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम जोड़ा जा रहा है। दोनों की भविष्य में शादी को लेकर अफवाहें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। यूपी समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक बार फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई शहरों में अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भी भीषण ठंड से राहत है। बिहार के सत्ताधारी दल जदयू में अंदरूनी कलह चरम पर है। पार्टी के सर्वा नीतीश कुमार और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुलकर एक दूसरे पर आग उगल रहे हैं। एक और उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नीतीश पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तो दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा से पूछा कि किसने राज्यसभा भेजा और किसने अभी एमएलसी बनाया है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर कई आरोप भी लगाए।
2024 में होने वाले आम चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से जमीनी तलाशने में जुटी हैं। अभी तक अभेद रहे दक्षिण भारत के लिए बीजेपी कमर कस रही है। आम चुनाव के लिए बीजेपी की साउथ स्ट्रेटजी क्या होगी, इस बारे में तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख के अन्नामलाई के हालिया बयान से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। आम चुनाव 2024 में अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की बात कही है। भारत में तेजी से 5G रोल आउट चल रहा और इस मामले में भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो को टक्कर दे रही है। अब 7 नए शहरों में एयरटेल की 5G सेवाएं लॉन्च कर दी गई। इन शहरों में यूजर्स को पुराने सिम पर ही हाई स्पीड 5G इंटरनेट का फायदा मिलेगा और 5G नेटवर्क मिलने शुरू हो गए हैं। एयरटेल ने देश के उत्तर राज्य जम्मू और कश्मीर के 7 शहरों में 5G सेवाओं को लॉन्च की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब में 400 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू किए हैं। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इससे पहले 15 अगस्त 2022 को 100 क्लिनिकों का उद्घाटन किया गया था। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक की संख्या 500 हो गई है। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने चुनाव प्रचार में पंजाब के लोगों को गारंटी दी थी कि इसका सबका इलाज मुफ्त कराएंगे। आज हम वो वादा पूरा करा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के जरिए 500 मोहल्ला क्लिनिक हो गए और हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को शुरू किए थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गो फास्ट एयरलाइन पर 10 लाख जुर्माना लगाया है। दरअसल 9 जनवरी को गो फास्ट की फ्लाइट 15 यात्रियों को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गई थी। जांच में पाया कि कम्युनिकेशन में हुई दिक्कत की वजह से ये गड़बड़ी हुई। इस घटना के बाद कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई थी। यात्रियों का कहना था कि बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर यात्री बस में सवार हो गए थे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पाकिस्तानी रुपये डॉलर के मुकाबले 11.17 रुपये नीचे लुढ़क गया। यानी पाकिस्तान को कुछ भी आयात करने के लिए अब प्रति डॉलर के हिसाब से 266 रुपये देने होंगे। इस बीच पाकिस्तान के सांसद को मिलने वाले फंड में 30% तक का इजाफा कर दिया गया है। ट्विटर पर वापसी के साथ कंगना रनौत अपने पुराने तेवर में लौट आई है। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान का नाम बदलकर इंडियन पठान करने की सलाह दे दी है। कंगना का कहना है कि अफगानिस्तान में लोगों को पठान बोला जाता है, इसलिए यहां पठान का नाम बदलकर इंडियन पठान कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस देश की 80% जनसंख्या हिंदू, अगर वहां पठान नाम की फिल्म चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो पठान की सक्सेस को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देख रहे हैं और जिस देश की 80% जनसंख्या हिंदू है, वहां पर नाम बदलना चाहिए। अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट का असर बाजार में कई सरकारी बैंकों से लेकर सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC में भी देखने को मिला है। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने बाजार को संकेत में डाल हुआ है। वजह है अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट आई। अडानी समूह की कंपनी में जहां LIC का बड़ा निवेश है, वहीं कई सरकारी बैंकों ने बड़े पैमाने पर समूह को लोन दिया हुआ है। कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए का सरकारी पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में लगा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ी बमबारी की है। जी हां, आपको बता दें कि साल 2023 का यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर 70 मिसाइलें और 44 एयर स्ट्राइक की है। रूस ने यूक्रेन पर 125 MLRS से अटैक भी किए हैं। बता दें कि साल 2023 में रूसी हमले ज्यादा तेज हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत की मेज पर आने के लिए साफ इनकार कर दिया है। सीनियर क्रिकेट में भारतीय टीम भले ही खिताब जीतने में नाकाम रही है, लेकिन अंडर 19 स्तर पर भारत का दबदबा कायम है। पुरुषों का अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन भारतीय टीम अब महिलाओं के अंडर 19 में भी दुनिया जीतने के करीब है। साउथ अफ्रीका में चल रहे पहले अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली है और अब वो चैंपियन बनने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस के मौके पर धर्म विशेष का नारा लगाने वाले छात्र को यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। जानकारी AMU के प्रोक्टर मोहम्मद वसीम अली ने दी है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। लड़के का नाम वाहिद जमा है, जो कि BA फर्स्ट ईयर का छात्र है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि उसका फोन लगातार बंद जा रहा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने तिरंगा फहराया था। उस दौरान तिरंगा फहराने में कुछ देर बाद AMU के छात्र ने वाइस चांसलर की मौजूदगी में अल्लाह अकबर के नारे जमकर लगाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी उतार चढ़ाव आया, लेकिन भारत में लंबे समय से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 89.62 रुपये प्रति लीटर पर है। भारतीय रेल कंपनियों के मुताबिक 2023 को भी पेट्रोल डीजल कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
कई सप्ताह की बढ़ोतरी के बाद सोने के दाम में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पे एकदम से सोना की गिरावट में और है और सोना आज फिर तेजी से सस्ता हो गया। MCX पर सोने की कीमत में गिरावट देखी गई, जबकि चांदी की कीमत बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोना वायदा 56,824 प्रति 10 ग्राम का कारोबार कर रहा। चांदी की कीमत 68,859 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही थी। सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में करीब 6,000 रुपये की गिरावट देखी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त किसी भी दिन जारी हो सकती है। फिलहाल इस योजना के लाभार्थी सूची में शामिल लोगों की भूलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही कि बड़ी संख्या में लोगों का नाम लाभार्थी सूची से बाहर किया जा सकता है। बिना KYC के किसानों को 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे में अगले किस्तों का लाभ उठाने के लिए किसान PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर KYC की प्रक्रिया जरूर पूरा कर लें। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।